So Cicero is the other very important figure in the history of Roman intellectual contribution. He was born in 106, 100 years before Christ. He was a provincial, which means he did not come from the, from the big families, the senatorial class, etc. Very ambitious, very vain, very self-aggrandizing. बस अपने आप को समझता था कि इससे बेहतर आदमी कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर, ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी पैदा होना है. But also a phenomenal orator. You did not want to go in a debate against Cicero. His political rise was meteoric. बड़ी तेजी से वो ऊपर आया और क्वेस्टर in 75 BC बना, praetor बना 66 BC में, consul बना 63 BC में, and he was the youngest person to get all these posts. In his 40s already, he had emerged as one of the leading politicians of Rome. तो पहला उसका जो conflict हुआ was with a guy named Catiline, and सिसरो ने उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई. वो बड़ा करप्ट और गंदा किस्म का आदमी था. उस पर ये भी एक्यूजेशन थी कि उसने एक रेप भी किया है वगैरह. सिसरो ने ऐसी उसकी धज्जियां उड़ाई कि जिसकी हद साहब कोई नहीं. वो भाग ही गया इससे पहले कि उसके खिलाफ वर्डिक्ट हो, और उसने वहां पे जाके पूरी फौज रेज की, उसके खिलाफ रोम ने लड़ाई की, उसको क्रश कर दिया. बहरहाल वो अपने ट्रूप्स के वो लड़के ही मरा. बहादुर बहुत था तो लड़के ही मरा. तो सिसरो ने कहा कि देखो मैंने रोम को बचाया है. और सिसरो हैड ऑल हिज supporters executed, etc., and famously remarked, "The laws are silent amid the clash of weapons." ये बड़ा उसका famous एक उसकी saying बन गई. But Cicero's great combat begins really, in my opinion, with the Gracchi brothers. और ये दो भाई थे जो बहुत ही important है. एक का नाम था Tiberius Gracchus और एक का नाम था Gaius Gracchus. इतने important है, मैं इन दोनों भाइयों से बहुत ही प्यार करता हूँ, सच्ची बात है. तो इन्होंने ये कहा, ये थे प्लिबियन के ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लिबियंस, यानी कि जो लोअर क्लास फ्री लोग थे, फ्री रोमन्स ऑफ द लोअर क्लास, ये उनके नुमाइंदे थे. और वो जो पॉपुलर असेंबली में थे, ये वहां के ट्रिब्यूनेट्स थे. तो वहां से इन्होंने आवाज उठाई कि जी गरीबों को जमीनें दी जाए, गरीबों को लैंड दी जाए, नॉट द स्लेव्स बट द प्लिबियंस. और दे वांटेड एन एग्रेरियन रिफॉर्म, एंड ऑल्सो कि उनकी जो डेट्स हैं वो उनको माफ की जाएं ताकि दे शुड बी इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन. टाइबेरियस ग्रैकस ने ये बात शुरू की, उसको मार दिया. अपने बड़े भाई की जदोजहद को जारी रखा, उसको भी असैसिनेट कर दिया. सिसरो दोनों के खिलाफ था और लैंड रिफॉर्म के सख्त खिलाफ था. और जिन लोगों ने उसको असैसिनेट, इन भाइयों को असैसिनेट किया, उनकी वो बड़ी तारीफ करता था कि तुझे चंगा काम किया. बिकॉज सिसरो हेटेड एनीथिंग दैट स्मैक्ड ऑफ द इक्वलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेज एलन रायन. He hated anybody who said कि भी अमीरों से कुछ पैसे दे के या प्रॉपर्टीज दे के मिडिल क्लास को, plebeians को भी दो ताकि स्टेट स्ट्रांग हो. This class conflict unhinged the Roman Republic and arguably contributed to its collapse. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट है रोम का, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, I would say, रोम का, जिसकी वजह से जो रिपब्लिक था, रोमन रिपब्लिक था, वो टूट गया, collapse हो गया. This is a very, very important part of the Western political imagination. Why did the republic break? ये हर जगह डिबेट होता है. और फिर आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह के बाद, अमेरिकन रेवोल्यूशन वगैरह के बाद, वो कहते हैं जी हम रिपब्लिक रिक्रिएट कर रहे हैं. वो प्लेटो का रिपब्लिक नहीं रिक्रिएट कर रहे, वो इस रोमन रिपब्लिक को रिक्रिएट कर. ठीक है, तो इतना इसका एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट था वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थॉट पे, जिसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता. एंड दीज टू ब्रदर्स वर राइट इन द मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. जब इन भाइयों को मार दिया तो एक और बंदा इमर्ज किया जिसका नाम था जूलियस सीजर, और ही वाज वेरी वेरी इनक्रेडिबली ब्रेव जनरल. रोमन ट्रूप्स एनीवे जो थे वो अपने जमाने के सबसे एडवांस ट्रूप्स थे. शॉर्ट स्वॉर्ड्स थी उनके पास शील्ड्स थी, बाल उनके छोटे होते थे, छोटा मोटा आर्मर भी वो पहनते थे, अच्छा भला आर्मर उस जमाने के लिए पहनते थे. फॉर्मेशंस में लड़ते थे, जहां वो जाते थे जाके फोर्ट्रेसेस छोटी लकड़ी वगैरह की बना लेते थे. दूसरे लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे. तो इसलिए छोटी कुव्वत जो है वो बहुत बड़ी कुव्वत को भी हराने में कामयाब हो जाती. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट जूलियस सीजर मैनेज्ड टू डू. जब वो गॉल वगैरह गया और उसने ये कॉन्कर किए सारे बड़े बड़े एरियाज, तो ही बिकेम अ बिग हीरो. व्हेन ही बिकेम अ हीरो एंड ही वाज रिटर्निंग, तो इतना ये बड़ा हीरो बन गया, इतना पॉपुलर था, बिकॉज ही वाज वेरी वेरी बोल्ड एंड ब्रेव एज अ मिलिट्री जनरल. खुद जाके लड़ता था और सोल्जर्स के साथ हर हार्डशिप बर्दाश्त करनी, और ये वो मट्टी में से गुजर के जो भी एवरीथिंग, ऑल द हीरोज टेल्स एक्सेट्रा. तो सोल्जर्स यूज्ड टू लव जूलियस सीजर. तो जो सेनेट था वो बड़ा घबराया हुआ था कि सीजर अब इतना पॉपुलर हो गया कि ही माइट बिकम डिक्टेटर. अच्छा, उस जमाने में डिक्टेटर वाज नॉट जिस तरह आज हम सोचते हैं, वाह ब्लडी डिक्टेटर. डिक्टेटर वाज इन फैक्ट एन ऑफिशियल पोजीशन दैट द रोमन सेनेट वुड गिव टू समबडी
इन द इंस्टेंस इफ देयर वाज एन इमरजेंसी तो वो डिक्टेटर अपॉइंट करते थे जो 6 महीने के लिए डिक्टेटर होता था और वो जंग लड़ने में उनकी मदद करता और 6 महीने बाद वो फिर हट जाता था। टेम्परेरी ऑफिस था जस्ट फॉर फाइटिंग वॉर। तो उनको ये डर था कि जूलियस सीजर आके डिक्टेटर बनेगा। आज देखो रोम का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि आज हमारी ये लफ्ज जो है डिक्टेटर एक बड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है और वो सारी गोज बैक टू दिस पीरियड ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन सिसेरो एंड जूलियस सीजर or rather between Caesar and the Senate, or rather even more importantly between these two parties. एक थे ऑप्टिमेट्स। ऑप्टिमेट्स वो थे जो कि सेनेटोरियल क्लास की पार्टी आप कह लें एक तरह से थी, ठीक है। उस जमाने में मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड वोट गेटिंग वाले टाइप सीन नहीं था, मगर ऑप्टिमेट्स इस सेंस में कि वो एक हिस्सा था जो कहता था कि हम ठीक हैं। और दूसरी तरफ थे पॉपुलारिस जो प्लेबियंस के रिप्रेजेंटेटिव थे। इधर से टर्म निकलती है पॉपुलिस्ट या पॉपुलर पॉप म्यूजिक वगैरह, ये सारी यहां से निकलती हैं टर्म्स, है ना। मजेदार बात। तो खैर इन दोनों की लड़ाई थी, एक तरफ सेनेटर्स थे और दूसरी तरफ बेसिकली प्लेबियंस थे। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट में जब जूलियस सीजर वापस आया रोम को इतना एक्सपैंड करके, बड़े फख्र से वो लिखता है कि मैंने इतने बंदे मार दिए, मैंने उतने बंदे सोल्जर्स मार दिए, एनिमी सोल्जर्स मारे, बड़े प्राउडली वहां पे उस जमाने में सारे बादशाह लिखा करते थे मैंने कितने बंदे मारे। आज के ज़माने में कहते हैं नो 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 इट वाज नॉट, वी डिडंट डू, कोलैटरल डैमेज था, गलती से हो गया। और उस ज़माने में बड़ा फख्र करते थे ओह कितने बंदे ऐसे मारे। तो बहरहाल तो सेनेट बड़ा घबराया हुआ था कि ये वापस आया, इतना पॉपुलर बंदा है, इतना पॉपुलर बंदा है, ये डिक्टेटर बन जाएगा, यानी कि ये 6 महीने के लिए, साल के लिए जो भी है सेनेट के ऊपर आ जाएगा। तो दे सेड कि तुमने आना है मगर तुमने अपनी फौजों को रूबिकॉन जो कि दरिया है उससे आगे नहीं लेके आना। तो उसने कहा, उसको भी पता था कि सेनेटोरियल क्लास मेरी पॉपुलैरिटी से बड़ी डरती है। उसने कहा मैं आ गया जालमो, मैं आ रहा हूं। वो आ गया अपनी फौज के साथ। दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग द रूबिकॉन। इसका मतलब है क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ नो रिटर्न। अगर आप उधर से आगे आ जाएं दैट्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। तो ये भी सारा उस जमाने से लिया गया, ये लिए गए मुहावरे उस जमाने से, ठीक है जी। तो वो रोम आ गया जहां पे उसको हीरोज वेलकम वगैरह मिला और वो वेरी जल्दी जो है he rose to office etc because he was so incredibly popular especially with the plebeians and with the poor etc. He was not popular with the senatorial class. Julius Caesar जब आया तो he took up the cause of the plebeians. उसने कहा मैं लैंड रिफॉर्म करूंगा, खास तौर पे जमीनें जो है वो मैं सोल्जर्स को देना चाहता हूं। याद रखें कि सोल्जर्स वही ट्राइब्स वगैरह से आते हैं और वो प्लेबियंस होते हैं सारे सोल्जर्स, और उनकी ख्वाहिश भी ये होती थी कि जब हम लड़ेंगे फड़ेंगे तो उसके बाद हमें जमीन मिलेगी जिससे हम अपनी फैमिलीज का ख्याल रख सकें। तो बड़ी स्ट्रांग डिमांड थी विद इन द आर्मी जो प्लेबियंस से ही बनी हुई है कि हमें जमीन दी जाए, हमारी डेट्स वगैरह माफ की जाए। तो जूलियस सीजर ने कहा कि हाँ ये मेरे सोल्जर्स हैं, मैं इनके साथ लड़ा हूं, ये मेरे कॉमरेड्स हैं, शोल्डर टू शोल्डर हम लड़े तो इनको मैं जमीनें दिलवाऊंगा। ओ इससे तो मसला पैदा हो गया। जब जूलियस सीजर ने यह कहा कि एग्रेरियन लॉ नया इंट्रोड्यूस किया तो सेनेटोरियल क्लास उसके सख्त खिलाफ हो गई। उसमें एक पॉलिटिशियन था केटो, बड़ा फेमस, वो उसके सबसे खिलाफ था। सिसरो भी पीछे पीछे, केटो जबरदस्त, कीप इट अप, मैं भी तेरे डाला। तो ये लड़ाई शुरू हो गई। उसने सीजर ने मजीद सिटीजनशिप वगैरह को भी एक्सटेंड कर दिया। पहले सीजर के कुछ एलाइज थे जिसमें पॉम्पे भी शामिल था। बाद में सेनेटोरियल क्लास ने किसी तरह पॉम्पे को सीजर के खिलाफ लड़वाया, वो सिविल वॉर हुई, मगर सीजर ने पॉम्पे को शिकस्त दे दी एंड ही बिकेम डिक्टेटर इन 49। ही वाज सो पॉपुलर विद द पब्लिक कि सेनेटोरियल क्लास ने फिर एक दिन ये फैसला किया कि इन्हों मार ही दे ये थे बेहतर, बिकॉज वी कांट पॉलिटिकली डिफीट हिम, ही इज टू पॉपुलर टू बी पॉलिटिकली डिफीटेड। सो दे डिसाइडेड कि जब ये आएगा, क्योंकि वैसे तो वो अपने गार्ड्स गुड्स का फिरता फुरता रहता था, तो जब सेनेट के अंदर आप आते हैं तो वहां पे आप गार्ड्स नहीं लेके आ सकते थे और वेपन्स भी नहीं अलाउड थे। तो उन्होंने फैसला किया कि जब ये सेनेट के अंदर आएगा हम चाकू चूकू छुपा लेंगे और बस इसका कीमा निकाल देंगे। ऐसे ही हुआ कि जब वो आया तो उसको चाकू मारे, तो और आगे से पीछे से सारे मिलके उन्होंने उसको चाकू मारे और वो मर गया। उसमें एक वो भी था जिसका नाम था ब्रूटस। तो जब ब्रूटस ने उसको खंजर लग रहे थे, फौजी भी था, तगड़ा भी था, वो अभी जिंदा था, तो जब ब्रूटस ने आके उसको खंजर मारा ना, तो विलियम शेक्सपियर ने उसके अल्फाज ये लिखे, ए टू ब्रूटे यू टू ब्रूटस, तू तो मेरा पुत्र सी, मैंने खंजर मार देता। तो Julius Caesar was assassinated. So you cannot imagine what that would have done to that society. खैर इसमें से ये सारी टर्म्स निकली, तो they completely underestimated कि इसको, उन्होंने सोचा इसको assassinate कर देंगे, कौन पूछेगा, मर जाएगा तो सब भूल भुला जाएंगे, मगर बिल्कुल भी ऐसे नहीं हुआ। They underestimated his popularity.
स्पेशली विद द पुअर। और जब उसका फ्यूनरल वगैरह हुआ तो गरीबों ने तो ये कहा कि हम तो चीर फाड़ देंगे सेनेटर्स। प्लीबियंस ने ये कहा कि हम तो मार देंगे इनको। वहां पे पहले एक ने तकरीर की, फिर दूसरे ने तकरीर की, सेनेटोरियल क्लास ने बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ वो। फिर मार्क एंथनी जब आया तो मार्क एंथनी ने ऐसी जबरदस्त बोटो टाइप वाली तकरीर की, पब्लिक तो पागल हो गई। सुना ना ये आपने, अगर जूलियस सीजर का प्ले पढ़ा हो या हिस्ट्री पढ़ी हो वगैरह, मार्क एंथनी ने तकरीर की, पब्लिक पागल हो गई। मार्क एंथनी देन बिकेम सॉर्ट ऑफ लाइक द कंटिन्यूअर ऑफ सीजर्स जूलियस सीजर्स प्लान्स। तो सिसेरो सॉ हिम एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट और उसके खिलाफ वायलेंट किस्म की तकरीरें की हैं मार्क एंथनी के खिलाफ, मार दे या कर दे बेकार आदमी, फलाना पॉपुलिस्ट, ये वो फलाना, हर किस्म की चीज। उसके बाद जनाब कई साल सिविल वॉर चली। इसी की वजह से सिविल वॉर चली बिटवीन बेसिकली द ऑप्टिमिस्ट्स, जो सेनेटोरियल क्लास के लोग थे, एंड द पॉपुलिस्ट, जो कि जूलियस सीजर, मार्क एंथनी वगैरह के सपोर्टर्स थे। और उस जंग के बाद कई दफा जंग हुई, उसमें कई डिफरेंट फॉर्मेशंस हुई, वी वोंट गेट इनटू द डिटेल्स। क्लियोपैट्रा भी उसी जंग में इन्वॉल्व थी। पहले सीजर के साथ उसका चक्कर चुक्कर था, फिर सीजर टुर गया तो मार्क एंथनी के साथ भी उसका चक्कर चुक्कर था, वगैरह वगैरह। बट दिस वाज आल्सो पॉलिटिक्स। It was also, in those times you didn't really necessarily differentiate romance and politics. They kind of went together for the elite at least. तो ये सारी गेम बड़ी जबरदस्त किस्म की चल रही थी। Egypt was very much part of that entire thing. Cleopatra, by the way, was Greek. She was not black. She was Greek. So because when the Greeks had conquered that area, they had moved many people there. So Cleopatra was a Greek Egyptian. She spoke 11 languages or 9 languages or something. Really quite a figure in her own right. Great figure in her own right. Anyway, so कई जंगें हुई। जंगों का नतीजा ये हुआ, we can go into the details, but they're kind of messy and interesting, and you can make a whole series on them. But point ये है कि उसके बाद जो जूलियस सीजर का जो adopted son था, जो Augustus, he became basically the emperor, and he ruled for a long time. And he was a young boy when Caesar was assassinated, etc. And then he emerged as the victor, as the emperor. और फिर उसके बाद the emperor of Rome was the highest office of Rome. So the period जिसको हम Republican period कहते हैं वो खत्म हो गया। एक बहुत ही खूबसूरत तरीन किताब है जिसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सारे हिस्ट्री पे बड़ा चेंज किया, वो ये है माइकल पेरेंटी की किताब द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट रोम। अगर आप ये किताब पढ़ें तो बड़ा मजा आता है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको ये किताब इसलिए मुतारिफ करा रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन रही है फॉर 1000 years वो प्रो सिसेरो रही है कि सिसेरो ठीक कर रहा था और जूलियस सीजर गलत कर रहा था। वो बड़ा एम्बिशियस था, बड़ा गलत आदमी था, डिक्टेटर बनना चाहता था, एम्परर बनना चाहता था। और माइकल पेरेंटी इसको बिल्कुल रिवर्स कर देता है और क्या समझाता है, यही बात समझाता है जो अब काफी वाइडली एक्नॉलेज्ड है बाय द वे, क्योंकि सिसेरो की अपनी राइटिंग्स में नजर आता है कि असल मसला जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का था बिटवीन द ऑप्टिमेट्स, जो सेनेटर्स थे, और जो उसके नीचे प्लेबियंस थे। ये असल मसला था। और जो पॉपुलर पार्टी थी वो बेसिकली वो भी इलीट ही थी, मगर वो इलीट का वो हिस्सा था जो प्लेबियंस की अग्रेरियन रिफॉर्म्स की डिमांड को सपोर्ट करता। सिसेरो के अपने आइडियाज क्या है? तो सिसेरो कहता है द रेस पब्लिका इज द रेस पॉपुलाई। That means the public, the state of the people, the thing of the people has to be a people's state. Obviously, by people, he did not mean the slaves, and he did not necessarily mean the poor. So you have to understand कि people की definition भी change होती रहेगी। बाद में आप देखेंगे French revolutionaries कहेंगे कि the people are also the poor. For 2000 years, Cicero's writings in defense of the Roman Republic were considered the core educational handbook for upper class gentlemen that are called humanists today, that were planning a career in politics almost till the 19th century. Cicero was going to be read if you were an upper class person, British or French or whatever, तो आपने किसको पढ़ना है? सिसेरो को पढ़ना है, सिसेरो को कोट करना है। और जो हमारी अपर क्लास थी उस पीरियड की 50s 60s और उससे पहले, वो भी सिसेरो को बड़ा कोट किया करती थी क्योंकि वो ब्रिटिश एजुकेटेड थी, तो ब्रिटेन से वो सारा मलबा आ जाता था। तो अब तो आप अमेरिकन ट्राइब उस फ्रेमवर्क में ज्यादा है, ब्रिटिश में कम है, तो इस वजह से पाकिस्तानी रूलिंग क्लास अब सिसेरो को कोट नहीं करती, या अपर क्लास लोग अब सिसेरो को कोट नहीं करते। सिर्फ वो कहते हैं सर स्टॉप नर्डिंग आउट बाय कोटिंग सिसेरो, बट नोबडी वुड डू दैट एनीमोर। बट इन अ जनरेशन, जस्ट वन जनरेशन बिफोर यू, this was not so uncommon to quote Cicero. So his definition of the nature of a commonwealth became canonical, and Cicero's emphasis was on keeping the many under the tutelage of the wealthy and well-born, but this somehow kind of got obscured and disappeared with time. But if you read Cicero, the original writing, you see it's very much there. अब Cicero
was kind of repackaged as a Democrat in contemporary imagination. But he was not the kind of Democrat of today. आज के Democrats जो हैं वो तो गरीबों के फेवर में कुछ ना कुछ फिर भी बात करेंगे. He was basically a representative of the optimates and the senatorial class, which can be very easily seen from his own writing. Okay, so what were his ideas? Firstly, that public service was to be dominated by the four Stoic ideals of justice. Now, Stoicism एक फलसफा था जो हेलेनिस्टिक पीरियड का था, जो सोक्रेटिक थॉट से ही निकला था. और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते उसमें, मगर स्टोइक्स का आइडिया ये था. आज स्टोइसिज्म की बड़ी एक रिवाइवल है वेस्ट के अंदर, और स्टोइसिज्म का मेरा एक लेक्चर भी आपको मैं भेज दूंगा, आप सुन सकते हैं उसको. स्टोइसिज्म का बेसिक आइडिया ये था कि यू कांट चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यू, और व्हाट यू कैन डू इज चेंज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड. ये आप लाखों दफा सुन चुके होंगे. जॉर्डन पीटरसन से लेके हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यही आपको समझा रहा होता है. जॉर्डन पीटरसन से लेके जेनिफर लोपेज तक लोग कहते हैं आई कांट चेंज द वर्ल्ड हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू यू, आई कैन ओनली चेंज हाउ आई इमोशनली रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू डू टू मी. So that was a very much the central idea of Stoicism. You should not allow the world to either make you terribly happy or for it to make you terribly sad. The best way कि आप अपने आप को जरा बैलेंस रख सकते हैं वो यही है कि अगर कुछ अच्छा हो तो आप कहें नॉट बैड, और अगर कुछ बुरा हो तो आप कहें नॉट ग्रेट. बस इससे ज्यादा अपने इमोशन नहीं शो करना. कि व्हाट इज अ स्टोइक? समवन हु हैज कंट्रोल ओवर देयर इमोशन. एंड वंस यू हैव दैट, देन दीज आर द फोर वर्च्यूज, द फोर क्वालिटीज that an ideal person should have. He should be somewhat led by the idea of justice, should be courageous, he should have temperance, and of course he should have, or she should have, wisdom. He idealized the pursuit of happiness, but according to reason. वही एरिस्टोटेलियन आइडिया जो फिर आगे स्टोइक्स ने लिया और स्टोइक से सिसरो ने लिया. सिसरो को भी बाय द वे कभी कभार स्टोइक्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, मतलब एज अ रोमन who basically continued the idea of the Greek Stoics. There can be no res publica if the institutions of government are perverted to serve private interest. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा है, और ये 3 दफा 2000 साल में रिपीट हो चुका है कि आज तक हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि बेसिकली देयर इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, और जो रूलर्स हैं वो जब अपने निजी मफादात को इज्तमाई कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देते हैं. ये फिक्रा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ दफा इस्तेमाल हो चुका होगा in the last 75 years of history. जब वो तरजीह देते हैं तो फिर सारे मामला खराब हो जाते हैं. Very much. You also get that from the Eastern tradition, but that's very much central to also Cicero's idea of what goes wrong with politics. Good institutions protect the common interest against erosion by private interests and prevent conflicts of private interest from becoming destructive. So private interests रहे, मगर they have to be institutions make sure that private interests do not contradict the collective interest. Cicero united therefore Greek philosophy and Polybius's theory of the mixed constitution to formulate a recipe for stable republican government. And Cicero's view is that a well-constructed mixed government secures the decisiveness of the one, the expertise of the few, यानी कि बादशाह की जो decisiveness है, aristocracy की जो expertise है, and the common sense and loyalty of the many. तो आप गौर करें कि जो एरिस्टोटल की थीम है कि 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, बादशाह है, एरिस्टोक्रेसी है और बाकी डेमोस है, इन तीनों को किसी तरह आपने इक्वल पावर्स दे के जो है ना काम निकालना है, वही आइडिया यहाँ पे जो है वो नाफिज किया जा रहा है. और for Aristotle it was much more of a theoretical sort of consideration, but for the Romans they're actually kind of putting it into practice in a certain sense. But also you're seeing that this balance of forces is a kind of a class compromise between the emperor on the one hand, the senatorial class, the patricians, etc., and the plebeians. So for Cicero, self-interest and interest of the state does not necessarily conflict. There is no deep or irresolvable conflict between the useful and the honorable, he says. जिस तरह liberals के point of view में आपके individual interest और इज्तमाई मुफादात के दरमियान एक constant conflict है. Society के interest और आपके interest के दरमियान एक conflict है. For Cicero, there is no such conflict at all. The good citizen and the good person is also a good person is also a good citizen. A good citizen is also a good person. It is both useful for yourself and it is honorable that you get honor in society. There's no necessary contradiction between the two. Reason is unique to human beings. We are not drawn to each other because we want anything utilitarian from each other, but rather we want company for its own sake. We enjoy company for its own sake. In much the same way, his idea of justice is the same. We do not behave justly only because it benefits us. We behave justly because it is the natural thing to do.
there's a natural law within us, there's a natural morality within us, and that is what guides our sense of justice. This is, of course, taken purely out of Aristotle and the Stoics and others. So natural moral philosophy and divine law are the same for Cicero, right? And they can be in contradiction with positive law, which is the law of the land, in which case a law would be unjust if it is an, or a law should be void or illegitimate if it's an unjust law, if it goes against nature in some way. For Cicero, finally, most disputes between philosophers were terminological. कि हाँ यार टर्म्स का थोड़ा बहुत फर्क है, अदरवाइज को बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ी सी अग्रेसिव रीइंटरप्रिटेशन करो तो सारे एक ही बात कर रहे हैं. ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मगर ये बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू और ये बड़ा पॉपुलर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है. इसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि इट स्मूथ्स ओवर द एक्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, एंड फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी यूजफुल because then you can create broad coalitions from it. So we should attend to what their doctrines have in common, because that is what is true in each of them. This formulation was very popular amongst the later Christians, who in fact canonized Cicero and considered him one of the great people, even though he's not Christian at all, but they nonetheless considered him one of the great saints or whatnot. So duty to the state was the last major concept here that I will elaborate, which is that Cicero thought that the state is what makes the individual. जिस तरह एरिस्टोटल कहता था स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, इसके लिए भी इसी किस्म का मामला था. एक एग्जांपल थी कि मार्कस एटिलियस रेगुलस एक बंदा था जो जनरल था, जिसको कार्थेज ने पकड़ लिया. कार्थेज ने ये कहा कि ये आपका जर्नैल है, हम आपको वापस करते हैं, आप हमारे कीमती बंदे वापस कर दें. वो रोंग गया, उसने खुद ही ये कह दिया कि जी मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने बंदे वापस नहीं करने चाहिए, मैं आप वापस चला जाऊंगा, इन्होंने खिलाफ जंग करो तुम. कार्थेज के खिलाफ बड़ा बहादुर टाइप आदमी था. वापस से वो चला गया, वहां पे उसको उन्होंने एक बैरल में बंद किया जिसके अंदर स्पाइक्स थी, और उसको दे रोल्ड हिम डाउन द हिल एंड ही डाइड ऑफ कोर्स. कुछ के ये लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं उसकी आंखें यूं काट दी ताकि वो हर वक्त, उसकी आईलेट्स काट दी ताकि वो सूरज से बच नहीं सकता था, इस वजह से वो मर गया. गॉड नोज वो किस वजह से मरा, मगर वो मर गया बेचारा. उसको बड़ा, उसके साथ बड़ी जुल्म हुआ. लोग उसको बड़ा हीरो मानते थे. It's a long time ago, okay, and lots of brutal things have happened in history, and the only way I can present them is to put a little bit of humor, dark humor into them, because if I say them seriously, then that's worse. Okay, so it's kind of, Okay, anyway, let's go on. So सिस्टरो कहता है नहीं जी, रेगुलस को इतना आप प्रेज क्यों कर रहे हैं, उसका कोई कमाल नहीं है, बल्कि उसने तो वही किया जो उसकी ड्यूटी थी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया. असल प्रेज तो रोम को जाता है, क्योंकि रोम की जो वैल्यूज हैं दैट मेक इट एब्सोल्युटली इनएविटेबल कि रेगुलस ने जो किया वो उसने अपनी रोम की अपनी ड्यूटी पूरी, और उसके अलावा. तो इसमें आपको एक बड़ा शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि एक बंदे ने अपनी जान कुर्बान कर दी और आप कहते हैं तेरा कोई कमाल नहीं, ये तो तूने वही किया जो रियासत ने तुझे सिखाया था, जो तुझे करना चाहिए था. यू डिड नथिंग बट योर ड्यूटी, दैट्स ऑल यू डिड. खुद तो वो कभी करने के लिए तैयार ना होता, आई एम श्योर, मगर बहरहाल देयर यू हैव इट. So that tells you, what does it tell you? It tells you that for Cicero, the ultimate sort of goal, aim, objective was duty to the state. That was the ultimate thing. And the individual was going to be always defined by that rather than the other way around. The individual did not come, the rights of the individual did not come before the glory of Rome. The glory of Rome was supreme. Right. Now, after Cicero का इतना huge impact है, मैंने आपको बताया कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं. आप खुद देख लें कि आज तक जो टर्म्स हैं जिनको सिसरो ने बुरा भला कहा, वो 2000 साल लोग उसको पढ़ते रहे और वो इतनी पॉपुलर हुई कि जिसकी हद कोई नहीं. रिपब्लिक का आइडिया मैंने आपको बताया, ठीक है, कि बाद में आज कितने मुल्कों के नाम के अंदर रिपब्लिक लिखा हुआ है, आई डोंट नो, 150 तकरीबन 250 मुल्कों के नाम के अंदर रिपब्लिक है. तो ये बेसिकली आइडिया किसने पॉपुलराइज किया? सिसरो ने. फिर ये आइडिया कि डिक्टेटरशिप बड़ी बुरी है, वो तो एक लीगल ऑफिस था उस जमाने के अंदर, मगर ये आइडिया किसने पॉपुलराइज किया? सिसरो ने. ये आइडिया कि वन मैन पावर नहीं होनी चाहिए, कमेटी के पास पावर होनी चाहिए, नेशनल असेंबली के पास पावर होनी चाहिए, रिपब्लिक बेहतर है किसी किस्म की एम्परर से या किसी किस्म के क्या कहना चाहिए, डिक्टेटर से. ये आइडिया भी यू कैन क्रेडिट बेसिकली टू सिसरो. फिर पब्लिक ड्यूटी के आइडियाज के, आइडियल स्टेट में आइडियल सिटीजन वो है जो कि पब्लिक ड्यूटी को अपने ऊपर तरजीह देता है, अपनी मुफादात पर तरजीह देता है. ये भी बेसिकली सिसरो है. और आखिर में ये कि जो आइडियल सिटीजन है वो स्टोइक वर्च्यूज को डिस्प्ले करता है. इस तरह उसने कई मुख्तलिफ चीज़ों का एक सिंथेसिस प्रेजेंट किया. पता नहीं वो सिंथेसिस होल्ड्स टुगेदर, अगर आप लॉजिकली उसको देखें तो शायद इट विल फॉल अपार्ट, बट पॉलिटिकली इट हेल्ड टुगेदर. और जो उसकी जो प्रोज थी, उसकी जो राइटिंग थी, उसकी जो एबिलिटी थी टू राइट इन रियली गुड लैटिन, उसने बहुत बड़े पैमाने पे
लोगों को इंस्पायर किया, खासतौर पे रेनेसांस वगैरह के बाद जब एक क्रेज था लैटिन चीजें पढ़ने का एंड सो ऑन, तो सिसरो वाज ऑल द बुक। और उस री इंटरप्रिटेशन में लोग ये भूल ही गए कि असल में सिसरो का जो मकसद था वो ये था कि प्लेबियंस और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह को दबाया जाए और खत्म किया जाए, और ऑप्टिमेट्स की पावर जो है उसको बरकरार रखा जाए। वो काइंड ऑफ पीछे चला गया है, या एटलीस्ट चला गया था इन द प्रीवियस जनरेशन। वो इतना नुमाया नहीं किया जाता था। जब आप सिसरो को पढ़ते थे तो ये चीजें पढ़ते थे। तो बट बहरहाल दैट इज ऑल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ सिसरो, द ऑपोजिशन टू लैंड रिफॉर्म एंड प्लेबियन पावर। तो फाइनली अब इसके बाद हम देखेंगे कि सिसरो के बाद सेंट अगस्टिन जो है, ऑगस्टीन, यू नो, ही कम्स एंड ही इलैबोरेट्स ऑन क्रिश्चियन आइडियाज कॉल्ड इन हिज फेमस बुक द सिटी ऑफ गॉड, जो कि बेसिकली उसने रोम के खिलाफ लिखी। और उसने ये कहा रोम जो है वो बहुत ही एक बुरी जगह थी। उस यू नो बड़े ऐसे लफ्ज़ भी वो इस्तेमाल करते जो मैं इस क्लासरूम में इस्तेमाल करना पसंद भी नहीं करूँगा। But it was a evil, it was a place of pure evil, and that was the city of earth. और उसके बरक्स एक और चीज़ है, which is the city of God, which is the city that we're trying to get to, which is the path that Jesus has shown us, Jesus Christ has shown us. तो बाद में फिर हम देखेंगे कि सेंट ऑगस्टीन की क्या। थैंक यू।